तो आप पहले एक पॉइंट डाल दीजिए, सिलेबस डिस्कशन, फिर हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो रहा है ये। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री मुख्यतः भारत का जो हिस्सा है उसमें आप देखते हो कि ब्रिटिश भारत का जो इतिहास स्टार्ट होता, वहाँ से हम देखते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अब ब्रिटिश भारत का क्या मतलब हुआ? ब्रिटिश तो बाद में आएंगे। अब ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश भारत क्यों आए, ब्रिटिश के साथ कौन कौन आए थे, ब्रिटिश ने किन किन से टक्कर ली थी, ये सारे पढ़ने के पार्ट होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश भारत के इतिहास से स्टार्ट होती है, लेकिन ब्रिटिश भारत स्टार्ट कहाँ से होता है, या ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान क्यों आते हैं, ये सारी बातें हमको देखनी है। तो पहले चरण में हम देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री 4-5 पार्ट में बांट लेंगे। तो पहले चरण में हम देखेंगे कि यूरोपियों का भारत आगमन, ये बात आप शायद बंसल सर से पढ़ भी चुके होंगे। यूरोपियों का भारत आगमन, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो भारत आ रहे हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है कि कौन कौन आ रहा है, ठीक, क्यों आ रहा है, क्या कारण है आने का, अपने ही देश में खुश है तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, ठीक, कैसे आ रहे हैं और क्रम क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, ये देखना है हमको। तो पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत आगमन, कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये पता होना चाहिए, उनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो ये एक पार्ट कंप्लीट होता है। फिर क्या होगा कि हमने कहा कि कौन कौन आ रहा है, इसका मतलब अकेले ब्रिटिश तो नहीं आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनका क्रम हमको पता होना चाहिए और क्रम को डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान के हर इतिहास में आता है या हर सिलेबस में ये चीज़ आपको मिलती है कि यूरोपियों का भारत आगमन, चाहे आप टीचर का दो, कांस्टेबल का दो, हर जगह आपको दिखाई देगा ये। तो आपको ये देखना है कि पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, सबसे पहले भी यही आ रहे हैं और सबसे बाद में भी यही जा रहे हैं। फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, और फिर डेनिस आएंगे, और फिर फ्रांसीस आएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसके बाद स्वीडिश आते हैं। सामान्य प्रकार का एक सवाल बनता है कि यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत में आ रही है उनमें अंतिम रूप में कौन आता है, और उसका उत्तर हमेशा फ्रांसीस होता है कि फ्रांस के जो लोग हैं वो लास्ट में आए थे। लेकिन फ्रांस के लोग तभी तक लास्ट के रूप में दिखाई देंगे जब तक कि ऑप्शन में स्वीडिश ना हो, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, स्वीडिश। इन सब में लास्ट में कौन आ रहा है, फ्रांस आ रहा है। तो लेकिन ये पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी तो अपने को सिर्फ एक क्रोनोलॉजी समझनी है, ठीक। फिर क्या होगा, हमने कहा ब्रिटिश भारत है ये, तो ब्रिटिश भारत का मतलब हुआ कि ये शक्तियाँ गौण हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, संघर्ष में ये हार जाएगी। तो ये पहले तो क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, ठीक। पुर्तगीज भी लड़ेंगे, डच भी लड़ेंगे, अंग्रेज भी लड़ेंगे, डेनिस भी लड़ेंगे। और डेनिस और स्वीडिश ने तो कोई संघर्ष नहीं किया, छोटा मोटा संघर्ष किया और अपनी सारी कंपनियां किसको सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी, और अपने अपने देश चले गए। अब मेन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, फ्रांस और अंग्रेज के बीच में हो रहा है, जिसमें आप वार ऑफ कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हो। 3 कर्नाटक के युद्ध आप देखोगे और तीनों को डिटेल में पढ़ना है, तीनों को कॉन्सेप्ट सहित समझना है कि युद्ध है क्या वो, और वो समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप कर्नाटक का सेकंड युद्ध समझते हो तब आपको पता चलता है कि क्लाइव जो है, जो एक क्लर्क था, एक बाबू था, वो 53 दिन तक किस प्रकार से भूखा रहकर त्रिचन्नापल्ली के किले की रक्षा करता है और इतना पावरफुल हो जाता है कि भारत का गवर्नर बन जाता है। एक बाबू गवर्नर बन जाता है और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कहता है कि ये तो स्वर्ग में जन्मा सेनापति है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी संरचना हमको समझ में आएगी जब कर्नाटक के युद्ध देखेंगे, ठीक। कुल मिला के कर्नाटक के 3 युद्ध होंगे और तीनों में अंतिम रूप से जो विजय होगा वो कौन है, अंग्रेज, ब्रिटिश है। तो अब ब्रिटिश का काम यहाँ पे तो खत्म हो गया। अब अंग्रेज क्या करेंगे, भारत में जो रीजनल पावर्स है, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ, उनके साथ इनका संघर्ष होगा। जैसे बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, पंजाब हो गया, इन सब के साथ संघर्ष करेंगे वो। और इन सब का या तो किसी के साथ कोई संधि हो जाएगी या फिर उसका सीधा मर्ज, सीधा विलय हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। और धीरे 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 क्या होगा कि भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। एक कंपनी है, व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आ रही है,
उसके आसपास के देश भी व्यापार करने के लिए आते हैं, तो वो कंपनी पहले क्या करती है कि अपने महाद्वीप से आए हुए देशों की कंपनियों को भारत से बाहर निकाल रही है। वो बाहर निकल गई तो अब उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि भारत में राज्य का विस्तार करना है। तो विस्तार कैसे किया जाए? भारत में तो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, रीजनल पावर्स है भारत में, तो इनको हटाना उनकी जिम्मेदारी है। तो हटाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़े एरिया को देखा जाएगा, जो कि बंगाल के रूप में आपके सामने आएगा। तो ये जो शक्तियां मैं आपको कह रही हूँ रीजनल पावर्स, ये रीजनल पावर्स केवल इनके संदर्भ में नहीं पढ़नी है, ये शक्तियां खुद कैसे बनी हैं। मैंने आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ाया है, याद आ रहा है आपको? विजयनगर साम्राज्य मैंने पढ़ाया है और मैंने कहा है कि इसी के अवशेषों पर वाडियार वंश स्थापित हुआ और उसी के अंशों से मैसूर नामक एक राज्य निकला जिसको हैदर अली ने स्थापित किया था। तो वो तो बात ठीक है, समझ में आ गई। बंगाल कैसे आया? भाई मुगल एम्पायर का पतन हो रहा है तो बंगाल आ कैसे रहा है? तो बंगाल को भी कोई लाएगा। बंगाल के नवाबों के क्रम पूछे जाते हैं कि आप इसको सेट कीजिए, 3-4 नाम दे दिए और कहा इसका क्रम सेट करो। अब क्रम तो नाम ही पहली बार सुने, क्रम कहाँ से सेट होगा? तो गड़बड़ हो जाती है। तो हिस्ट्री की ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है कि पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय अपने लेवल पर कैसे हो रहा है। ठीक, शक्तियाँ आ गई और इनके आने के बाद हम देखेंगे कि इनके आपस में संघर्ष होगा अंग्रेजों के साथ में, और इनमें भी फाइनली जीत किसकी हो रही है? अंग्रेजों की हो रही। तो अब अंग्रेजों का भारत पर भी कब्जा हो गया है। अब भारत पर कब्जा है, खुद के जो आसपास के वहाँ के लोग आए उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब भारत पर इनकी पकड़ मजबूत हो गई है, और पकड़ मजबूत होने के बाद होता है सिस्टम में परिवर्तन। भारत का जो व्यवस्थागत जो ढांचा है इसमें अब परिवर्तन करना है, क्योंकि अब विरोध कौन करेगा? इनको पहले बाहर निकाल चुके हैं, विरोध की कोई ताकत इनमें है नहीं, और यहाँ के जो राजा महाराजा उनको कंट्रोल में कर लिया है तो विरोध कर नहीं सकते। तो अब विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। तो अब क्या होगा? संपूर्ण सिस्टम चेंज होगा, और वो चाहे किसी भी क्षेत्र का सिस्टम हो। कृषि का वाणिज्यकरण कर देंगे, कमर्शलाइजेशन हो जाएगा कृषि का कंप्लीट रूप से। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे इनकी इनकम हो। किसकी? अंग्रेजों की। भारत के लोग मक्का खाए तो खाए, अंग्रेजों को ज़रूरत है नील की, तो खेती किसकी होगी? नील की। भारत के लोग बाजरा खाए तो खाए, अंग्रेजों को ज़रूरत चाय की है तो खेती चाय की होगी। बात समझ में आ रही ना? यानी उनकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अब खेती होगी, क्योंकि ताकत उनके हाथ में, उनके हिसाब से काम होगा। अब देखिए, जलवायु भी कोई चीज़ होती है। अब ऐसा सब करने से क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगा मामला पूरा, और अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। तो बहुत बड़े लेवल पर अकाल पड़ेंगे, और अकाल पड़ेगा तो अब अकाल संहिता आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी पहली बार आप देख रहे हो कि कृषि का पतन हो रहा है, वाणिज्यकरण से ही कृषि का पतन हो रहा है। बाकी अगर आप तो भाटी सर से इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आपको पता है कि किसी भी चीज़ का वाणिज्यकरण उस चीज़ की उन्नति को दिखाता है, पतन नहीं होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, उन्नति हो रही है, लेकिन अंग्रेजों की हो रही, अपनी उन्नति नहीं हो रही है। क्योंकि व्यापारिक फसलों से जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा तो कौन ले रहे हैं? अंग्रेज ले रहे हैं, और उससे जो नुकसान हो रहा है वो भारत के किसान भुगत रहे हैं, और धीरे धीरे किसान क्या हो रहे हैं? ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम एक नई आ गई है। ठीक, इसके साथ आप देखते हो कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आता है। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि पहली बार जो ये न्याय प्रणाली है इसकी शुरुआत तो अंग्रेज ही कर रहे हैं। तो न्याय लाने की ज़रूरत भी इनको पड़ गई है, तो वहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है। अब न्यायिक सिस्टम आ रहा है तो अंग्रेजों ने ये देख लिया, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम जो गोरे लोग हैं, हमारी ड्यूटी है कि जितने भी असभ्य लोग रहते हैं दुनिया में उन सबको हमें सुधारना है। ठीक, इस थ्योरी के साथ आए हैं। तो ये थ्योरी उनकी है, उसको भी सफल करना जरूरी है। तो अब ये क्या करेंगे कि भारत में जो जितने भी प्रकार की सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं, जिसे आप सती प्रथा कह दीजिए, आप शिशुवध कह दीजिए, नरबली कह दीजिए, मौर्य प्रथा कह दीजिए, ये जितने भी प्रकार की प्रथाएं हैं उन सब पर रोक लगाने का प्रयास ये लोग करेंगे। ठीक, इधर अकाल की समस्या है, इधर राज्यों का विलय हो रहा है, और इधर सामाजिक अव्यवस्थाओं का पतन हो रहा है। लेकिन सामाजिक अव्यवस्था का पतन होना ये उनके लिए अव्यवस्था थी, भारतीयों के लिए ये व्यवस्था थी उस समय। ये जिस समय की बात है उस समय ये लोग व्यवस्था मान रहे थे इसको।
तो उनको लगता है ये तो हमारी जो परंपरा है उसके ऊपर चोट कर रहे हैं, तो भारतीय इसलिए भी नाराज़ हो रहे हैं, अकाल की वजह से नाराज़ हो रहे हैं, राज्यों का गलत तरीके से विलय हो रहा है इसकी वजह से विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर इतने सारे कारणों से अब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में विद्रोह होगा, और छोटे छोटे विद्रोह होंगे पहले, और फिर भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा 1857 का, क्योंकि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक। और प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा, इस बात का निर्णय कौन ले रहे हैं, अब अंग्रेज ले रहे हैं। तो 1757 से 1857 तक लगभग 100 वर्षों में अंग्रेजों ने इतने कार्य गलत तरीके से किए, कुछ सही भी थे, लोगों को गलत लगे। जितने भी कार्य किए उन सारे कार्यों ने एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप लिया था, वो था 1857 का विद्रोह। और इस विद्रोह को भी डिटेल में पढ़ना है, विद्रोह का स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, उसका पतन कैसे हो रहा, कौन पतन कर रहा है, किस जगह से कौन लड़ रहा है। अभी जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको पता नहीं है, ठीक है ना, आपको सिर्फ झांसी की रानी पता है ना। इसके अलावा मुझे पता ना 1857 की क्रांति बहुत गहरी है, इस क्रांति को ठीक से पढ़ा जाए तभी समझ में आता है कि ये क्रांति क्या है, उस क्रांति का रूप क्या था, ये क्रांति सफल थी या असफल थी, ये सारे कारण हमको देखने, उसका प्रोग्राम भी हमको देखना है, और क्रांति कैसे स्टार्ट होती वो सब देखना है। क्योंकि क्रांति हिंदुस्तान के हर एग्ज़ाम में सिलेबस में होती है 1857 की क्रांति, और हम उसको बहुत ऊपरी सिरे से देखते हैं कि हो गई है, लेकिन होती नहीं है, उसको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो वो क्रांति हमको देखनी है, और उस क्रांति के बाद में समस्याएं और ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि इस समय तक भले ही अंग्रेज जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुग़ल सम्राट प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन सम्राट तो है वो। अंग्रेज उससे थोड़े से भयभीत है कि कोई भी कानून बनाएंगे तो भारत के लोग विरोध कर लेंगे, लेकिन 1858 का जो एक्ट आता है वो एक्ट भारत का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है उसकी मेन मालिक ब्रिटेन की साम्राज्य को घोषित कर देता है कि आज से भारत में निर्णय लेने का अधिकार किसको हो गया है, ब्रिटेन की महारानी को हो गया है। अब कोई भी कानून बनकर भारत में आएगा तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है। अब नए तरीके से कानून स्टार्ट हो रहे हैं, और अब कानून ना केवल स्टार्ट हो रहे हैं, कानून को लागू करवाने के लिए पुलिस भी जा रही है पीछे पीछे, यानी कानून को कानूनी ढंग से लागू करवाया जाता है, और हर जगह जाकर लागू करवाया जाता है। तो छोटे छोटे और प्रकार के विद्रोह होंगे, जिसमें आपको देखना है कि किसानों का विद्रोह होगा, श्रमिक विद्रोह होगा, जो मजदूर लोग हैं ये भी विद्रोह करेंगे, चाय बागान में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी विद्रोह करेंगे, सन्यासियों का विद्रोह होगा, जनजातीय विद्रोह होंगे। ये सारे विद्रोह आपको देखने स्टेट वाइज देखने हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। ये सारे विद्रोह चलते रहेंगे, और इसी के साथ में आप देखोगे कि समाज सुधार भी चलेगा साथ साथ में। एक साइड में विद्रोह चल रहा है और दूसरी साइड में कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज सुधार का काम करेंगे, जिसमें राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद, राणा डे, ठीक है, पांडुरंग वगैरह सब पढ़ने हैं आपको, और यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। और इसमें मेन चीज़ें पढ़नी, इनमें पत्रिका कौन कौन सी थी वहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि ध्यान प्रकाश किसने निकाली, शतपत्रे किसका है, नहीं पता ना, क्योंकि पढ़ा नहीं है हमने, है ना। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ कि शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय किसका राजत्व था, बलबन का। पर ये इतनी धीमी आवाज़ क्यों, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा कि अभी जोर से इतनी आवाज़ आएगी पूरा हॉल एकदम गूंजेगा। भूल गए क्या? हाँ, भूलना नहीं है, याद रखना, वो बलबन है ना। बलबन को कैसे भूल सकते हो? बंगाल विद्रोह के दौरान उसने अपने बेटे को ले जाके दिखाया ना। हाँ, याद आ रहा है। हाँ, तो ये आपको भी तो याद रखना है ना, आपका पेपर बलबन है, वरना वो गड़बड़ कर देगा, आपको याद रखना है इसलिए, ठीक है। ये सारे चरण चल रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति भी हो गई है, छोटे मोटे विद्रोह और भी हो रहे हैं। मैंने कहा क्रांति से पहले भी विद्रोह हो रहे थे, क्रांति एक बहुत बड़ा विद्रोह था, और कौन कौन विद्रोह हो रहे थे वो सब पढ़ने हैं अपने को, बात समझ में आ रही ना। और क्रांति के बाद भी विद्रोह होंगे, वो भी छोटे छोटे विद्रोह हैं। तो एक अंग्रेज अधिकारी आएगा जिसका नाम है A.O. ह्यूम, नाम सुना है? हाँ, सबने सुना है, हालत भी ख़राब है अभी, है ना। A.O. ह्यूम आता है,
और वो एओ हयूम ये कहता है, उसको शिमला का संत भी कहते हैं, मैंने कई बार बताया भी है आपको, पहाड़ियों में जाता रहता था, संतों से मिलता रहता था। वो ये कहता है कि एक रात मुझे सपना आया है कि भारत में 1857 की क्रांति से भी बड़ा कोई विद्रोह होने वाला है, और वो विद्रोह ऐसा होगा कि अंग्रेज़ों को अपने बोरिया बिस्तर उठा के इंग्लैंड भागना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करें कि अब हम एक काम करेंगे कि भारत में जो विद्रोह होगा उस विद्रोह का दमन हम भारतीयों के माध्यम से करवा देंगे। तो भारतीयों के माध्यम से कैसे होगा कि इसके लिए एक संगठन होना चाहिए। ठीक, और संगठन कैसे बनाया जाए? एओ हयूम पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है और 1884 में वो भारतीय जनता संघ नाम का एक संगठन बनाता है, एओ हयूम। ठीक, और कहता है कि इसकी जो अगली बैठक है वो पूना में करेंगे। ये डिसीजन लिया जाता है 1884 में। ठीक, और 1884 का जो है वो तो मद्रास में हो जाता है, और कहा कि 1885 में जो हम सम्मेलन करेंगे इसका, वो कहाँ पर करेंगे? पूना में करेंगे। बट पूना में प्लेग फैल गया था, इसलिए ये सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। और मुंबई में एक वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी आते हैं, और दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भारतीय जनता संघ की बजाय अगर इसका नाम कांग्रेस रखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर क्या हुआ कि मुंबई के तेजपाल वास्तुपाल कॉलेज के अंदर इसका नाम कांग्रेस रख दिया गया 1885 में। और अब आ गई एक नवीन संस्था हमारे सामने, जो भारत की भी है, अंग्रेज़ों की भी है। संस्थापक अंग्रेज है और सदस्य भारतीय हैं। ठीक है, और ये संस्था क्या काम करेगी? इस संस्था में पहले तो उदारवादी चरण आएगा, जिसको आप सॉफ्ट फैक्शन के नाम से जानते हो। पहले उदारवादी चरण आएगा। तो उदारवादी चरण करेगा क्या? अपनी मांगे रखेगा विनम्रता के साथ। जो जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए हैं, मांगे उन कानूनों के भीतर होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी भारत की सम्राट या साम्राज्ञी घोषित हो चुकी है। कानून बनाने की क्षमता ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल गई है अब। ठीक है, और अब कानून तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, उसका विरोध हमको नहीं करना है। उस कानून के अंदर संशोधन करना, कानून के अंदर रहकर मांगे रखना कि हमारी ये मांगे आप मान लीजिए। बहुत सारे वकील होते थे, वो ध्यान रखते थे कि कानून की कौन कौन सी धारा है, उसके अंदर ही हमारी डिमांड होनी चाहिए। इसलिए जब गर्मपंथी दल आएगा, वो ये कहेगा कि ये तो राजनीतिक भिक्षावर्ती है, हम तो भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों से कि हमारा ये काम कर दो। उदारवादियों को कहा जाता है। ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये सारे चरण आपको देखने। पर उदारवादियों के साथ ज़्यादा अच्छा अंग्रेज कर नहीं पाए। इस कारण से कांग्रेस के भीतर ही एक नया धड़ा विकसित हुआ, जिसको आपने उग्रवादी कहा, जिसको अंग्रेजी इतिहासकार तो क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं। पर हम नहीं कह सकते, हम तो उग्रवादी कहेंगे। जिनके विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा उग्र थे, तो वो उग्रवादी आपको पढ़ना है। फिर और ये सारी गतिविधियां हो रही है, ये सबसे ज़्यादा बंगाल में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? बंगाल में हो रही है। अंग्रेज़ों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप जानते हो कि जितने भी सुल्तान हुए हैं, सबके समय एक सबसे बड़ा एरिया है जो हमेशा विद्रोह का केंद्र रहा है, बंगाल। बंगाल की राजधानी लखनऊ थी, विद्रोह का गढ़ थी। आप पढ़ते हो ना, हमेशा बंगाल रहा है। क्योंकि बंगाल आज का बंगाल नहीं है, ये वो बंगाल है जिसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था और आधुनिक बांग्लादेश भी शामिल था। इतना बड़ा बंगाल था, बहुत ज़्यादा शक्ति थी उसमें, बहुत ताकत थी। तो अब लॉर्ड कर्जन ने एक डिसीज़न लिया कि इस बंगाल का क्या कर दिया जाए? विभाजन कर दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र भी लिखा था कि अगर बंगाल को विभाजित नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, इसलिए बंगाल का विभाजन हमको करना पड़ेगा। ठीक, बंगाल का विभाजन हो गया। और बंगाल के विभाजन के विरोध में भारत में एक नया आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसको यूं कह सकते हो कि पहला संगठित आंदोलन था, जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने राखी दिवस मनाया था। कई बार पूछा जाता है ये। गीता पे हाथ रख के कस्में खाई, कुरान पे हाथ रख के कस्में खाई, हुगली नदी में, हुगली यानी गंगा नदी में स्नान किया और कस्में खाई कि आपस में एक रहेंगे। पर अंग्रेज थे, वो एक रहने नहीं देंगे। वो एक नवीन संगठन को सामने लेके आ गए, जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। और मोंटेस्क्यू ने तो कहा भी था कि आज हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा, जो आप विभाजन में देखते हो। ये स्टेटमेंट इसका इसी दौर में आ जाता 1905 में, यानी 5 में पृष्ठभूमि स्टार्ट हो गई है मुस्लिम लीग की। हालांकि अगर आप अपन ठीक से पढ़ेंगे, अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए तो हमको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग
कि स्थापना को लेकर अंग्रेज अग्रेसिव नहीं थे, ये मुसलमान खुद थे। वो खुद डिमांड लेकर बार बार जा रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए। जैसे आपने कांग्रेस की स्थापना में साथ दिया था, वैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना में हमारा साथ दीजिए। लेकिन जैसे ही स्थापना करने लगे तब अंग्रेज़ों को लगा कि इसमें हमारा हित है। तब यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि हम किसके दांत बो रहे हैं, नाग के, और नाग के दांत का प्रभाव तो विषैला ही आएगा, अमृत का तो आने से रहा, तो उसका क्या प्रभाव आएगा। लेकिन ये प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलेगा, क्योंकि जिन्ना शुरुआती चरण में जिन्ना का जो रूप है वो धर्मनिरपेक्ष रूप है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो, और लगभग कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, एग्रीमेंट करने के मूड में रहते हैं कि कांग्रेस का साथ हो जाए तो हम दोनों मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो समय चल रहा है ना, इस समय तक कोई भी भारत की आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। भारत की आज़ादी की बात कोई भी नहीं कर रहा है। दादा भाई नौरोजी खुद कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहता हूँ कि अंग्रेज कम से कम 200 सालों तक भारत में रहे। ये दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों से अच्छी सरकार नहीं है, यानी हमारे भारत को सुधारा जा रहा है और भारत की जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त किया जा रहा है। अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज खराब नहीं है। और शुरुआती चरण में तो गांधी जी भी जब भारत आते हैं तो गांधी जी भी यही कहते हैं कि अंग्रेज बुरे नहीं है। ठीक है, ये चरण चलता रहता है। और 1914 का समय आता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं बड़ी विकराल हो जाती है। और विकराल समस्या क्या होती है कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक, 14 से 18 तक चलता है। इंग्लैंड भी एक राष्ट्र विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। ठीक है, अब इंग्लैंड निर्भर किस पर है? उपनिवेशों पर, अपनी कॉलोनीज पर, उस पर निर्भर है। उपनिवेशों की सेनाएं आएगी, इंग्लैंड को जिताएगी। उनमें से एक बहुत बड़ा उपनिवेश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की सेना पहले से ही अंग्रेज़ों से नाराज़ है। बंगाल का विभाजन कर दिया, इस वजह से नाराज़ है। इसके अलावा भी जो कुरीतियाँ, मैंने कहा ना कि जो जिन कुरीतियों को समाप्त किया जा रहा था वो अंग्रेज़ों के लिए कुरीतियाँ थी या आज के समाज में कुरीतियाँ हैं, उस समय वो कुरीतियाँ नहीं थी। उस समय उनके धर्म के अनुसार होने वाला कार्य था, तो लोग और नाराज़ थे। इस चरण में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। और देखिए अब ये गांधी जी आ रहे हैं, गांधी एरा, गांधी युग स्टार्ट हो रहा है, नया युग। अब आगे पूरा चरण गांधी युग चलेगा। जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक पूरा का पूरा युग कौन सा चलेगा? गांधी युग का चलेगा। और गांधी युग के पैरेलल एक और युग चलेगा जिसको क्रांतिकारी युग कहोगे। क्रांतिकारी अपने लेवल पर संस्थाओं का निर्माण करते हैं और बंदूक के दम पर स्वराज को हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब एक तरफ तो गांधी जी अहिंसा के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ क्रांतिकारी दल है वो बंदूक के दम पर कहते हैं कि हमारा भारत है, हमको मिलना चाहिए, राज हम करेंगे, तुम होते कौन हो। ठीक, एक और महिला है एनी बिसेंट, उसका बहुत बड़ा योगदान है। एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर इसी चरण में एक आंदोलन चलाया था जिसको होम रूल आंदोलन कहते हैं। अब इस होम रूल आंदोलन को समझना है। होम रूल का मतलब ये नहीं है कि हमें स्वराज दे दो, कानून तुम बनाओ, काम तुम करो, लेकिन कानून का जो प्रारूप है, मसौदा है, वो हम तैयार करेंगे। भाई भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जानकारी हमको ज़्यादा है, आपको कम है, इसलिए प्रारूप बनाकर हम दे देंगे, आप उस कानून को बना दीजिए। ये होम रूल आंदोलन होता है। क्या आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर कोई कानून पारित कर देते हो? आपको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रारूप हम बनाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे ले जाइए, उसे पास करवा दीजिए, हम उसे मान लेंगे। होम रूल आंदोलन ये होता है जो दो लोगों द्वारा चलाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जो आंदोलन है वो तो केवल महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में रहा था, लेकिन एनी बिसेंट का आंदोलन अखिल भारतीय लेवल पर चला। पूरे हिंदुस्तान में एनी बिसेंट का होम रूल आंदोलन चला था, बहुत प्रभावी ढंग से चला था, और लास्ट में एनी बिसेंट को गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही एनी बिसेंट को गिरफ्तार किया गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आवाज़ आई कि आज तो अंग्रेज़ों ने शिव की तीसरी आंख को खोलने का न्योता दे दिया है। यानी इतनी पावरफुल महिला थी एनी बिसेंट भारत में, देवी बसंती के नाम से विख्यात थी भारत में। तो उसको गिरफ्तार करना मतलब पूरे भारत में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने वाले हैं अब। ठीक, और अंग्रेज़ों की हालत वैसे ही ख़राब थी। ये 1916 की बात है, होम रूल आंदोलन 1916 में आया है, और प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 18 तक चल रहा है, तो हालत तो पहले से गड़बड़ है इनकी। अब अंग्रेज गांधी जी से कैसे ही करके निवेदन कर रहे हैं। अब ये गांधी जी को भी केवल भारत के चरण से नहीं देखना है, गांधी जी को साउथ अफ्रीका के चरण से देखना है, क्योंकि अंग्रेज़ों का संबंध साउथ अफ्रीका से हो गया है उनका।
साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ गांधी जी ने जो जो आंदोलन किए थे, और जहाँ जहाँ गांधी जी ने जीत हासिल की, अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मेडल उनको दिए थे। बोअर पदक गांधी जी को मिला था, जुलू पदक गांधी जी को मिला था। ये सारे पदक कहाँ मिल रहे हैं? साउथ अफ्रीका में मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही? और 1914 में वो साउथ अफ्रीका छोड़कर लंदन चले गए, और लंदन से होते हुए 1915 में हिंदुस्तान आए थे। और 1914 में होता क्या, गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर गांधी जी की मुलाकात होती है। वहीं पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बना लेते हैं, ठीक है। और वहीं गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान आओ, और हिंदुस्तान आकर देखो कि हिंदुस्तान की समस्या क्या है। 1 साल तक बोलना नहीं है, बोलना नहीं है मतलब चुपचाप देखना है कि हो क्या रहा है। सारी समस्याएं पता चल जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना, उस पर एक्शन लेना है। उससे पहले कुछ नहीं करना। आते ही नहीं मुझे तो उसने ऐसा कहा था, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 साल भारत में भ्रमण कीजिए। तो पूरे 1915 में, जनवरी में ही आ गए थे वो, तो पूरे 1915 के वर्ष में उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया है और अंग्रेज़ों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने केसर हिंद और भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधियाँ दी है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा और समझना कि अब क्या हो रहा है। गांधी एरा आ रहा है, गांधी युग स्टार्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड वार चल रहा है, इसमें गांधी जी, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा है, इसमें इंग्लैंड तो है ही, एक जो देश है वो तुर्की भी है। इसको समझना थोड़ा सा आपको, तुर्की। और आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठता था जिसको हम क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। और खलीफा कितना पावरफुल था ये तो आप जानते हो कि सुल्तान को अपनी पोजीशन को अगर मजबूत करना है तो बार बार क्या करना पड़ता है, इससे अनुमति लेनी पड़ती है। एफएसटी कमज़ोर राजा था तो 2 बार उसने अनुमति ली, पढ़ा आपने? तो ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। और पावरफुल क्यों है? क्योंकि लोग इसका आदर करते हैं। पावर का क्या मतलब हुआ है कि लोग उसका आदर कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण इस्लामिक जगत इनका आदर कर रहा है और ये तुर्की में बैठता है। और अंग्रेज जिसके साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो तुर्की और खलीफा है, ठीक। और अब वो भारतीय मुसलमानों को कह रहे हैं कि हमारा साथ दो युद्ध लड़ने में। और युद्ध किसके खिलाफ लड़ना है? तुर्की के खिलाफ लड़ना है। तो मुसलमान साथ देंगे? नहीं। अब गांधी जी, अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा कि भारतीय मुसलमानों को मनाओ कि इस महायुद्ध में हमारा साथ दे। गांधी जी गए और गांधी जी ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत को अच्छी सरकार दी है, अच्छा संचार दिया है, रेलवे जैसी व्यवस्था भारत के लिए की है, भारत की सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया है। तो इस महायुद्ध में हमें या हमारी मॉरल ड्यूटी ये बनती है कि हम अंग्रेज़ों का साथ दें। तो भारतीय मुसलमानों ने गांधी जी के कहने पर इस महायुद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया। और अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ तो अंग्रेज हैं, जीत तो गए लेकिन जीतने के बाद अपने वादे से मुकर गए। क्योंकि मुसलमानों ने पहले कहा था कि अगर अंग्रेज हमसे वादा करे कि जीत के बाद तुर्की के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हम साथ देंगे, वरना हम साथ नहीं देंगे। अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया लेकिन जीत के बाद प्रॉमिस तोड़ दिया और पूरे के पूरे तुर्की साम्राज्य का ही अंत कर दिया। आप जानते हो बाद में कमाल पाशा ने क्रांति चलाई, पूरा ओटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया है। अभी आपको ये बड़ी बड़ी बातें सुन के टेंशन में नहीं आना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बता रही हूँ कि हमको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आधी रात को भी कोई सवाल पूछे तो सीक्वेंस दिमाग में रहे। ये सारी चीज़ें लिखाऊंगी और मैं अभी, और इसको दिन में 10 बार पढ़ना है ताकि ये याद हो गए तो आगे वाली चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। उनको तो फिर डिटेल में पढ़ना है, मोटा मोटा दायरा आपके दिमाग में आ जाए उसके बाद डिटेल में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जीत के बाद जैसे ही अंग्रेज बदले तो अब मुसलमान कहाँ जाएंगे? क्योंकि अंग्रेजों के कहने से तो मुसलमान शामिल भी नहीं हुए। किसके कहने से शामिल हुए? गांधी जी के। तो अब वो मुसलमान गांधी जी के पास गए और कहा कि हम तो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे, आपके कहने पर हम शामिल हुए और अब देखिए तुर्की का क्या हाल हुआ है। और तुर्की का जो हाल हुआ है इसके लिए हम अपने आप को दोषी मानते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत बड़ी फ़ौज थी। अगर ये अंग्रेज़ों का साथ नहीं देती तो अंग्रेज़ जीतते नहीं, इसलिए हम अपने आप को अपना धर्म विरोधी मानते हैं, इसलिए हमें बड़ा दुख है। तो गांधी जी ने कहा कि चिंता मत करो, एक बार अंग्रेज़ों से बात करते हैं। अब अंग्रेज़ों से जैसे ही बात होने लगी तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब मामला भारत में गड़बड़ होने वाला है, ये गांधी भी अब विरोधी होगा। और पैरेलल और कौन सा चरण चल रहा है? क्रांतिकारी चरण भी चल रहा है। तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, तुमसे बाद में बात करेंगे, अभी हमें एक एक्ट पारित करना है जो आएगा रोलेट एक्ट।
रोलेट एक्ट। यहीं पर गांधी जी ने कहा कि मैंने तो इनको इंसान समझा, ये तो भूत निकले, है ना, पता नहीं अपना कब वेश बदल दे, ये तो भूत निकले। मैंने कहा कि अंग्रेजों के साथ अन्याय क्यों किया, सॉरी मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों किया, उस अन्याय को आप खत्म करो, ठीक है। और इन्होंने रोलेट एक्ट के रूप में हमको बहुत अच्छी दवाई दी है, इसलिए हमको लगता है कि अब ये कौन है, भूत है। तो रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट, एक सिडनी रोलेट एक बहुत बड़े न्यायाधीश हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, सिंपल समझना है। और आयोग ने जो सिफारिश दी, उस सिफारिश को एक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, वही रोलेट एक्ट कहलाया। एक्ट में था क्या, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और बाद में जब सबूत ना मिले तो उसको छोड़ दो। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 साल के लिए अरेस्ट रखा और उसके बाद में कहा कि नहीं ये तो निर्दोष है, तो 6 साल का क्या होगा, जो वो जेल में उसने काटा उसका क्या होगा? ये तो बहुत गलत था, रोलेट एक्ट का विरोध होना स्वाभाविक था, ठीक है। अब रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, अब ये दोनों चीज़ें और साथ साथ में चलेगी, और ध्यान रखना है आपको। रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है, दिल्ली में सच्चिदानंद विरोध कर रहे हैं, और गांधी जी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। और विरोध का जो सबसे बड़ा केंद्र बना था उस समय, पंजाब बना था। कौन? पंजाब। और पंजाब में 2 व्यक्ति थे, एक तो सत्यपाल और एक सैफुद्दीन। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे और अंग्रेजों को भय था कि ये दोनों ही व्यक्ति गड़बड़ कर सकते हैं। एक तो गांधी, वो दिल्ली में गड़बड़ कर सकता है, और 2 ये पंजाब में गड़बड़ कर सकते हैं। और पता ये चल रहा है क्योंकि ये लोग गांधी जी के बहुत समर्थक थे, तो कि गांधी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके विरोध में भी आंदोलन होगा, पूरे भारत में होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए ये काम चल रहा है साथ साथ में, और इसी के साथ में पंजाब के लोगों ने अपने 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांत सभा रखी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये जलियांवाला बाग है, इस बाग के अंदर एक नॉर्मल सभा बुलाई है जिसमें चर्चा करनी है कि हम इन नेताओं को बाहर कैसे निकालें और गांधी जी को बाहर कैसे निकालें। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, नेताओं को भी निकालना है और प्लस गांधी जी को भी निकालना है। गांधी जी राष्ट्रीय नेता है, सैफुद्दीन और ये सब लोग क्षेत्रीय नेता है अपने लेवल के, पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल पंजाब के नेता है, ठीक है। और पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो नेता पंजाब का ही है, और गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध पूरे भारत में होगा क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है, पूरे राष्ट्र के नेता बन चुके हैं इस समय तक। तो ये विरोध चल रहा है। और ये तो आपको पता है कि जनरल ओ डायर मार्शल लॉ लगा देता है, उस समय सेना का शासन स्थापित हो जाता है, गोलीबारी होती है, लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों का इतिहास है, वो लोग कहते हैं कि 379 लोग मारे गए, जितने भी मारे गए, लेकिन ये घटना आपको पढ़नी है, ठीक। और ये घटना चल रही है आपके 1919 तक। अब जैसे ही इस घटना से ध्यान हटता है, फिर से मुसलमान कहते हैं कि ये तुर्की के साथ जो हुआ गांधी जी, उसका क्या करें, आप उसका कोई समाधान करो, अब तो आप जेल से वापस बाहर आ गए हो और जो होना था हो गया है, लेकिन अभी अंग्रेज़ों को मनाओ। तो गांधी जी एक एक्ट पारित करवाते हैं जिसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का एक्ट है, और बाद में क्या होगा कि इसी के साथ में खिलाफत से जब मानेंगे नहीं तो एक और आ जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आ जाएगा साथ में, ठीक है। फिर इन दोनों का मर्ज कर देंगे, शक्ति को ज़्यादा बढ़ाने के लिए असहयोग और खिलाफत दोनों का विलय कर दिया जाएगा, और दोनों के सुप्रीम लीडर के रूप में महात्मा गांधी सामने आएंगे, चाहे खिलाफत का मामला हो चाहे असहयोग का मामला हो। और आंदोलन अपने चरम गति पर चलता है। उसी समय एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको कहते हैं चोरी चोरा कांड। और चोरी चोरा कांड होने के कारण गांधी जी क्या करेंगे, आंदोलन को स्थगित कर देंगे, रोक देंगे एक बार के लिए। इसीलिए गांधी जी को जब आप पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो संघर्ष विराम संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ब्रेक कॉन्फ्लिक्ट, ये पढ़ते हो आप। यानी संघर्ष करते हैं, रुकते हैं बीच में, फिर संघर्ष स्टार्ट होता है। एक ऐसे सेनापति के रूप में वो सामने आते हैं, तो ये क्या करेंगे, इस आंदोलन को सस्पेंड कर देंगे, रोक देंगे, निलंबित कर देंगे। और जैसे ही निलंबित किया, अब मुसलमान नाराज हो गए कि ये तो गांधी जी की कोई साजिश थी कि पहले तो हमको कहा कि युद्ध में भाग लो, युद्ध में हमने भाग लिया,
हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे धर्म के साथ अन्याय हुआ, खलीफा की पोस्ट समाप्त हो गई, ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया, तो अगर किसी के धर्म के साथ गड़बड़ हुआ है तो वो तो हमारा धर्म था, हिंदुओं का तो था नहीं, गांधी जी तो हिंदू है। और गांधी जी ने यहाँ पर जो आंदोलन को रोककर जो गड़बड़ की है, इस वजह से अब हम गांधी जी का साथ नहीं देते हैं। तो यहीं पर क्या होगा, हिंदू मुस्लिम एकता अब हमेशा के लिए जारी है। अब वापस आप कभी भी एक रूप में दिखाई देखोगे नहीं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ है, कभी भी नहीं दिखेगी आगे। क्योंकि तभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 में ही कह दिया था कि पाकिस्तान बनकर रहेगा, वो बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक आ चुका है इनमें, अब इनमें तनाव है, और ये तनाव मुख्य रूप से यहाँ तक है, और यहाँ से भयंकर तनाव है, और वो तनाव आपको देखना है कि वो तनाव क्या है। इसमें बहुत सारे पैक्ट होंगे, बहुत सारे समझौते होंगे, बहुत सारी संधियाँ होगी, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रही है। लेकिन अब गांधी जी के चरण चल रहे हैं। 1919 में जो एक्ट आया था उसमें एक बात लिखी गई थी कि अगले 10 सालों में एक और एक्ट आएगा, ठीक, और वो ये तय करेगा कि भारत के लोगों को कुछ और अधिकार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ठीक, 10 साल बाद, यानी 1929, 1929। लेकिन अंग्रेज घबराए हुए हैं कि इसलिए 2 साल पहले ही एक एक्ट भेज देते हैं, या एक आयोग भारत भेज देते हैं 1927 में, जिसको आप कहते हो साइमन कमीशन। जानते हो साइमन कमीशन हिंदुस्तान क्यों आता है? ये तय करने के लिए कि भारतीय अब इस योग्य है या नहीं कि उन्हें कुछ और अधिकार दिए जाए, इसलिए आ रहा है भारत, ठीक। लॉर्ड इरविन, कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड इरविन ने कहा था कि साइमन कमीशन या साइमन आयोग के अंदर एक भी भारतीय को शामिल नहीं करना चाहिए। ये पूछा जाता है प्रश्न कि किसके कहने पर या किसकी सिफारिश पर साइमन आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया, तो इरविन के कहने पर नहीं किया था। क्योंकि भारतीय शामिल है नहीं, केवल अंग्रेज है, तो वाइट कमीशन नहीं है, गोरे लोगों का कमीशन है ये तो, ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा है, पूरे भारत में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखना है कि भारत में ऐसी कौन कौन सी रीजनल पार्टियाँ थी जो साइमन का पक्ष ले रही थी, साइमन को सपोर्ट कर रही थी। क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, जो यूनुस खान की एक पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, ये बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ थी जो उस समय साइमन का पक्ष ले रही थी। लेकिन कांग्रेस किसका विरोध कर रही है? साइमन का विरोध कर रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है, ठीक, जिसमें लखनऊ और पंजाब में भयंकर विरोध हुआ है। ये पढ़ लेंगे हम साथ में, हमको साइमन कमीशन पढ़ना है। तो एक व्यक्ति है भारत सचिव, जिसका नाम है बर्केनहेड। क्या नाम है? बर्केनहेड। ये बर्केनहेड को पता चलता है कि भारत में साइमन का भयंकर विरोध हुआ है। तो बर्केनहेड पूछता है कि विरोध हो क्यों रहा है? तो उसको जवाब मिलता है कि भारतीयों का कहना है कि देश हमारा है तो कानून बनाने वाले तुम कौन हो, और तुम ये तय करने वाले कौन हो कि हमें अधिकार मिलने या नहीं मिलने चाहिए। तुम्हें कितना अधिकार देना ये हम तय करेंगे, क्योंकि देश हमारा है। हमें कितने अधिकार मिलने चाहिए ये तुम तय कैसे कर सकते हो? तुम्हारा तो देश कोई और है, इसलिए विरोध हो रहा है। तो बर्केनहेड ने कहा कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि तुम आपस में बहुत लड़ते हो, आपस में इतने झगड़ते हो कि तुम्हारे आपस में कभी आपस में तो बनती नहीं है, तनाव बहुत है, इसलिए तुम अपना संविधान बना नहीं सकते। और अगर वाकई तुम में दम है तो कोई ऐसा संविधान बनाकर दिखा दो जिसमें सारे दल एक हो। अभी बड़ी बात चुभने वाली थी, मानी बात को। दिल्ली में सम्मेलन बुलाया और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का आयोजन हुआ, और अब तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए संविधान बना के रहेंगे। संविधान बन रहा है और लगभग पूरा संविधान बन गया है। एक शब्द था अधिराज्य, इसका मतलब होता है कि आप सरकार के रूप में बने रहिए, ठीक, लेकिन हमें हमारा राज्य मिलना चाहिए, हमें भी चुनाव में हम लोग भाग लेंगे, हमारी भूमिका होनी चाहिए, चाहे संसद हो, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, चाहे लोकल जो विधानसभाएं वगैरह हो, सब जगह हमारी भूमिका होनी चाहिए, हमें अधिराज्य चाहिए। ये शब्द आप ध्यान रखना, आगे बात करेंगे इसकी। बाकी तो पूरा आज का जितना आज का संविधान है लगभग वैसा संविधान था, लेकिन आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, अधिराज्य। इस प्रकार से एक पूरे संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया गया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ये नेहरू रिपोर्ट आ रही है 1928 में, भाई 27 में साइमन आ रहा है। साइमन का जो विरोध हुआ, कारण पूछा
तो संविधान की समस्या बताई, तो संविधान का निर्माण हो रहा है नेहरू रिपोर्ट के रूप में 1928 में हो गया है। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट को लागू करवाना है, इसलिए अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको 31 दिसंबर तक नेहरू रिपोर्ट लागू करनी है, और अगर नहीं करोगे तो भारत में क्या होगा, आंदोलन होगा। गांधी जी आंदोलन ही करते थे, ठीक है, आंदोलन होगा। और गांधी जी तो, और अब गांधी जी क्या, अंग्रेज़ों को भी पता था कि हम बात मानेंगे नहीं, थोड़ा बहुत आंदोलन होगा फिर वापस सस्पेंड कर देंगे। और कांग्रेस के लोगों को अच्छे से पता था कि अंग्रेज हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि अंग्रेज सुप्रीम पावर में रहना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि आधा पावर हमको दो, अधिराज्य की बात कर रहे हैं, तो वो हमको देंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक कायदे की बात यही होती है कि पहले उनसे मांग की जाए कि हमको दे दो, नहीं दोगे तो आंदोलन करेंगे। ठीक है, डिमांड की, नहीं माना तो अधिवेशन हो रहा है लाहौर का 1929 में, रावी नदी के तट पर। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, अधिवेशन है। और अब देखिए इस अधिवेशन में क्या हो रहा है, पहली बार किसकी डिमांड हो रही है, स्वराज की। हमने होम रूल आंदोलन पढ़ा मतलब नाम लिया अभी, तो होम रूल में भी हमने यही देखा कि हम मसौदा तैयार करेंगे, कानून तुम बनाना, यानी तुम्हारे अंडर में काम करना है। नेहरू रिपोर्ट बन रही, अधिराज्य की बात कर रही है, स्वराज्य की बात नहीं हो रही है। पहली बार किसकी बात हो रही है, स्वराज्य की। अब हमें स्वराज चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, आधा राज्य नहीं चाहिए, ये बात हो रही है। अब देखिए, चूंकि जो 29 की रिपोर्ट है उसमें हम अधिराज्य मांग रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मांग के अनुसार हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेहरू रिपोर्ट का अस्तित्व तो यहीं पर ख़त्म हो गया है। बात समझ में आ गई है। अब जो अस्तित्व है लाहौर अधिवेशन का है। अब तो भी गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम और अंग्रेज़ों से बात करेंगे, क्या पता अंग्रेज मान जाए। तो गांधी जी 11 मांगे रखते हैं अंग्रेज़ों के सामने, जिसमें एक मांग तो आज तक ही चलती है, शराबबंदी, है ना, आज तक ही करते हैं, होता नहीं है, वो रखी गांधी जी ने। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों को तो मानना ही नहीं था, उनका पहले से ही तय था, तो अंग्रेज़ों ने नहीं मानी। ये 11 मांगे नहीं मांगी, तो यहाँ पर अंग्रेज गांधी जी को साफ कह रहे हैं कि हम जो करेंगे वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना वो तुम करो। तब गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला, ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। और अब मैं देश की बालू से पूरे भारत में बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको आप देखते हो कि दांडी मार्च से ये आंदोलन स्टार्ट होगा और बाद में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। ठीक, अब ये चरण चल रहा है, ये चलेगा, आंदोलन चल रहा है। सरोजिनी नायडू बहुत भयंकर भूमिका में आती है मुंबई के धरासना में। अंग्रेजी पत्रकार मिलर ने कहा कि जीवन में आज तक कभी भी धरासना जैसा कांड मैंने देखा ही नहीं है, इतना डरावना कांड था वो। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसको फिलहाल इतना ही देखिए। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 लाख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये नेता लगभग कांग्रेस के हैं, और वैसे भी राष्ट्रीय दल कांग्रेस ही था, कांग्रेस के हैं जो जेल में हैं। 1927 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट लंदन जा चुकी है, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब क्या करना है, अधिनियम लाना है। ठीक, और अधिनियम ऐसे कैसे लाए, भारत में भयंकर विद्रोह हो रहा है, तो भारतीयों से पूछा जाए कि आप इसमें क्या करोगे, तो पूछेंगे कैसे, तो गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक, 3 साल तक लगातार गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। पहली बार बुलाया, असफल हो गया। तो असफल क्यों हुआ, भारत आकर चर्चा की गई तो पता चला कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में अनुपस्थित थी, वहाँ पर उपस्थित नहीं थी, इस वजह से ये असफल हो गया। ये अंग्रेज़ों को भी पता था, क्योंकि कांग्रेस बहुत पावरफुल संस्था थी उस समय। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू वगैरह लोग थे, उन लोगों ने गांधी को मनाया कि आप ऐसा करिए कि हम इरविन से मिलते हैं, क्या पता इरविन आपकी बातें मान ले। ठीक, और इरविन आपकी बातें मान लेगा तो आप चलिए लंदन, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, और ये जो सिफारिशें थी इनमें अगर कुछ संशोधन करवाना है तो करवाइए, और कैसे ही करके एक्ट पारित करवा दीजिए। गांधी जी मान गए। ठीक, गांधी जी माने इरविन से समझौता होना है, और इरविन ने भी बड़ी ढंग से बातचीत की।
राजनीतिक कैदियों को शाम को ही रिहा कर दिया था। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान रखना है आपको कि गांधी जी कह रहे हैं इरविन को कि जो अपराधी हिंसा में लिप्त नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो अपराधी हिंसा में लिप्त नहीं है यानी जिसके ऊपर मर्डर का चार्जेस नहीं है, उस अपराधी को आप रिहा कर दो। ठीक है, यानी जिसने किसी की हत्या नहीं की है, जिसकी वजह से लोगों की हत्याएं नहीं हुई है, उसे आपको रिहा करना है। ठीक, क्योंकि गांधी का कॉन्सेप्ट समझिए आप, गांधी का कॉन्सेप्ट है अहिंसा का। तो वो ये कैसे बोल सकते हैं कि जिसने हिंसा की है, किसी का मर्डर किया है, किसी पर बम फेंका है, तो भी आप उसको माफ़ कर दो? कह ही नहीं सकते ना ये बात। तो अहिंसा की बात ही करनी है कि जिसने केवल आंदोलन में भाग लिया है, सरकारी संपत्ति को समाप्त किया या नुकसान पहुंचाया या थाने में आग लगाई या कुछ भी किया है, उसको आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन जिसकी वजह से हत्या हुई है किसी इंसान की, उसको तो माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो ये डिमांड गांधी जी ने इरविन के सामने रखी और ये प्रारूप में लिखी हुई थी पहले से। ठीक है, अब देखिए गांधी इरविन का समझौता हो रहा है और इसी डिमांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गांधी जी फांसी से नहीं बचा पाए थे, क्योंकि उन पर बम फेंकने का मुकदमा चल रहा था, वो हिंसा से जुड़ा हुआ मुकदमा था। बात समझ में आ रही है? गांधी इरविन समझौता हो गया, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौते का बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि गांधी जी इन लोगों को फांसी से नहीं बचा पाए थे। क्यों नहीं बचा पाए, ये कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे। अगर देखिए गांधी जी किसी को जानबूझकर फांसी पर लटकाते तो आज जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो गांधी युग नहीं होता। बात समझ में आ रहे हैं? वो गांधी एरा के नाम से कभी विख्यात नहीं होता। ये गांधी जी कौन है, आप ठीक से पढ़ोगे तभी पता चलेगा गांधी थे कौन या उन्होंने क्या काम किया। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, नोट पर गांधी दिखता है ना? क्यों दिखता है ना? गांधी क्यों दिखता है? गांधी तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। फिर गांधी क्यों दिखते हैं? क्योंकि गांधी का कुछ काम ऐसा है। ठीक है, जो भी है, गांधी जी जैसे ही बाहर आते हैं उनको काले झंडे दिखाते, ये सारा चरण तो चल रहा है, लेकिन गांधी को बाहर निकाला क्यों? जेल से निकाला, इरविन समझौता करवाया, इसके पीछे रीज़न क्या था? गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को ले जाना। इरविन का भी यही रीज़न था। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जा रहे हैं, सरोजिनी नायडू जा रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब देखिए सेकंड गोलमेज सम्मेलन है वो लगभग सफल हो जाता, लेकिन गांधी जी ने एक तर्क रख दिया था, एक बात रख दी, और बात ये थी कि आप किसी से कुछ भी मत पूछिए, भारत का मैं भ्रमण करके आया हूँ, पूरे भारत की समस्या मुझे पता है, इसलिए भारत की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि मैं हूँ। ये बात किसी को चुभी, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि केवल आप ही हो तो हम कौन हैं? फिर आपस में लड़ने लग गए। ब्रेकन हेड ने कहा यही तो मैंने कहा था आपको कि आप तो सब आपस में लड़ते हो, आपका मत एक नहीं है। तो जो अधिवेशन था वो असफल हो गया। अब देखिए इस समय तक इरविन जा चुके हैं भारत से, नया गवर्नर आ गया लिन लिथागो, उसने जो इरविन समझौते की शर्तें थी उनको तोड़ दिया। इरविन समझौते की जितनी भी शर्तें थी उसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था, रुका था, फर्स्ट चरण रोका गया था। लेकिन गांधी जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारी जो कंडीशंस थी, सारी जो शर्तें थी उनको तोड़ दिया गया है। तो गांधी जी ने आते ही दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हो इसमें दो चरण आपको दिखाई देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब ये चरण चलेगा साथ साथ में। अब कांग्रेस में भी आपस में लड़ाई हो रही है, कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, तो पहले तो इनका आपस में समझौता करवाओ नेताओं का। कांग्रेस के कंटिन्यू अधिवेशन हो रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और लगभग अहिंसा का समर्थन करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर बड़ा विरोध करते थे। और फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ का क्षेत्र ही छोड़ दिया था। और वो क्षेत्र क्यों छोड़ते हैं? वो गांधी की वजह से नहीं छोड़ते हैं। बंगाल में होलवेल, जिसने काल कोठरी की घटना रची थी, मनगढ़ंत कहानी बनी थी, उनकी प्रतिमा का अनावरण होना था और उस प्रतिमा को गिरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इस वजह से अंग्रेजी पुलिस ने उनको पकड़ना चाहा तो वो एक पठान के वेश में भारत से निकल गए और धीरे धीरे फर्जी वीज़ा, फर्जी पासपोर्ट बनाया और धीरे धीरे नेपाल होते हुए सिंगापुर चले गए। और ये जो पासपोर्ट था नकली, वो इटली के प्रधानमंत्री का था, छोटे मोटे आदमी का नहीं है ना। फर्जी लेना है तो भी एक बहुत बड़े आदमी का लेना है, ताकि लोग पूछे नहीं कि हाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, कौन पूछे उनसे।
ठीक है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को आज़ाद कैसे करना, वो आईएनए का निर्माण कर रहे हैं, झांसी ब्रिगेड नाम सुना, शिवाजी ब्रिगेड, इस टाइप की बहुत सारी ब्रिगेड का निर्माण कर रहे हैं और भारत को आज़ाद करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस समय अंग्रेज़ों के साथ में फिर से पहले से ज़्यादा बड़ी समस्या आ गई, दूसरा विश्व युद्ध। और ये भयंकर समस्या थी, पहले तो फिर भी कंट्रोल में थी। ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है इसमें हिटलर जैसा तानाशाह सामने है, मुसोलिनी जैसा तानाशाह सामने है, और ये सारे वो नेता है जो ये कहते हैं कि भगवान अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। हिटलर कहता था भगवान मैं ही हूँ। इसीलिए अभी जब एंशिएंट इंडिया हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे आर्य कौन थे। हिटलर अपने आप को आर्य कहता था। हिटलर कहता था ना कि मैं आर्य हूँ और जितने भी अनार्य हैं, जो आर्य नहीं है, उनको जर्मन से निकाल दिया जाए। तो ऐसे लोगों से सामना हो रहा है उनका। ठीक है, अब अंग्रेज वापस आए किसके पास? सेना के पास। कौन सी सेना? भारत की सेना। अब भारतीयों ने कहा कि पहले आपने क्या किया हमको पता नहीं है, तो अब भारतीयों को अलग तरीके से समझाया जा रहा है कि अगर आप महायुद्ध में हिस्सा लोगे तो हम आपका संविधान बनाएंगे। क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे, बहुत अच्छा संविधान बनाएंगे। महायुद्ध की समाप्ति के बाद आपका संविधान बना दिया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा कि गड़बड़ है ये तो, समाप्ति के बाद क्यों? युद्ध के दौरान बनाइए ना। युद्ध तो सेना लड़ रही है और संविधान का निर्माण करने वाले लोग विधि के विशेषज्ञ, कानून के जानकार हैं, उनको युद्ध से क्या लेना देना। अगर आपको बनाना है तो अभी बनाइए। इसको आप कहते हो अगस्त ऑफर, 1940 में आया था। आप पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल पढ़ी है आपने, अगस्त ऑफर आया, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि भारतीयों को राजी रखना है। भारत ही वो कॉलोनी था, वो उपनिवेश था जिसके माध्यम से अंग्रेज उस महायुद्ध में जीत हासिल कर सकते थे। इसलिए क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा, क्रिप्स मिशन। उसने कहा था कि हाँ ठीक है, युद्ध के दौरान भारत की संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें मुख्यतः भारतीय लोग शामिल होंगे। फिर गड़बड़ के मुख्यतः का मतलब ये हुआ कि कोई और लोग भी शामिल होंगे। मुख्यतः नहीं, केवल लिखिए, जिसमें केवल भारतीय लोग शामिल होंगे तभी हम आपका साथ देंगे, वरना नहीं देंगे हम। तो क्रिप्स मिशन भी असफल होकर लौट गया और जैसे तैसे मदद मिली और महायुद्ध को जीत लिया गया। इंग्लैंड में एटली की सरकार बनी, प्रेशर बढ़ा और दबाव बढ़ रहा है कि भारत को आज़ाद करो। और ये दबाव मूलतः अमेरिका दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को अपना मार्केट विकसित करना है, भारत को मार्केट के रूप में काम लेना, इसलिए ज़्यादा दबाव वो दे रहा है वहाँ से। और अब इंग्लैंड भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 2 महायुद्ध झेल चुका है, तो कमज़ोर होना स्वाभाविक है। कमज़ोर था और भारत को आज़ाद करना भी था, क्योंकि भारत में इतने विद्रोह होने लग गए थे कि अब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में ये विद्रोह थे नहीं, इनको रोकना उनके हाथ में नहीं रहा। अब तो वो भी चाह रहे थे कि अब ठीक है निकल जाएं भारत से, कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, लेकिन निकलना चाहते नहीं है। राज छोड़ना कौन चाहता है? निकलना चाहते नहीं है। अब देखिए, महायुद्ध में एक जो विरोधी देश था इंग्लैंड का, वो था जापान। अब ध्यान से सुनना, जापान। ठीक, ये जापान जो देश है वो भारत का विरोधी नहीं है। ये किसका विरोधी है? अंग्रेजों का विरोधी है। और अंग्रेज यदि हिंदुस्तान में रहे तो जापान भारत पर अटैक करेगा। किसके ऊपर कर रहा है? अंग्रेजों के ऊपर कर रहा है, क्योंकि अंग्रेज भारत में है। अब गांधी जी ने साफ कह दिया है कि भैया अब देश आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हो कि गांधी जी करो या मरो, गांधी जी अहिंसावादी व्यक्ति है, मरो शब्द ये हिंसा को दिखाता है। आप देख रहे हो ना। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जो काम मैंने जीवन में नहीं किया है वो काम मैं अब करने जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसे करो या मरो कहते हैं। और कहा कि अंग्रेजों, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, जापानियों के लिए मत छोड़ो। तुम अगर अभी नहीं निकले तो जापान अटैक कर देगा, जिसमें भारत का तो कोई कसूर ही नहीं है। इसलिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। अंग्रेजों का अब रूस से मित्रता हो रही है, साम्यवादी विचारधारा है। भारत में भी बहुत सारे लोग साम्यवादी थे। जवाहरलाल नेहरू स्वयं साम्यवादी थे। कितनी बार ये कहते थे कि राजा महाराजाओं से मैं नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। वो खुद साम्यवादी थे। रूस से ऊपर मित्रता हो रही है, तो भारत में भी मामला गड़बड़ हो रहा है। आंदोलन चल रहा है, लेकिन आधे लोग अंग्रेजों के समर्थक होते जा रहे हैं, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक, लेकिन गांधी जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब अंग्रेजों को निकाल के रहेंगे यहाँ से। भारत छोड़ो आंदोलन चला तो अंग्रेजों की ताकत इसलिए बढ़ गई क्योंकि भारत के आधे लोग इस आंदोलन में अंग्रेजों से जुड़ गए, साम्यवादी विचारधारा के कारण। ठीक है, तो गांधी जी को जेल में डाल दिया और
गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, और आमरण अनशन किस लिए हो रहा है? जेल से निकालने के लिए नहीं। बाहर जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती मारा जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक इस हिंसा पर अंग्रेज रोक नहीं लगाएंगे तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। इंग्लैंड से चर्चिल का स्टेटमेंट आता है कि इस बूढ़े को मरने दो, खाना खिलाना ही नहीं है इसको तब, है ना, जीवन भर परेशान किया है। मेरी अंतिम इच्छा है कि भारत को भले ही आज़ाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बूढ़ा जीवित नहीं रहना चाहिए। ये कौन कह रहा है? चर्चिल। ये गांधी जी को पता चल गया, तो गांधी जी ने कहा खाना खा लेते हैं, क्या दिक्कत है है ना। तो एक तरफ अंग्रेज है वो जेल में अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांधी जी ने कहा खाना ले आओ, खा ही लेते हैं, और गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया, है ना। गांधी जी एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी थे। उनको पता था कि मरने से आज़ादी नहीं मिलती है, आज़ादी जीवित रहने और संघर्ष करने से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो बिना किसी की रिक्वेस्ट के अनशन तोड़ दिया। लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इंग्लैंड को भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। इसलिए एटली ने भारत में एक मिशन भेजा, जिसको आपने कहा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट, जो 3 मंत्री आ रहे हैं, तीनों कैबिनेट स्तर के थे, इस कारण से कैबिनेट था। और ये कैबिनेट मिशन की जितनी भी मांगे थी मान ली गई, भारत का संविधान बन गया और देश को आज़ादी मिली। पाकिस्तान के रूप में एक नया देश हमारे सामने दिखाई दिया। रियासतों का विलय हुआ। रियासतों का विलय कैसे हुआ वो हमको थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक। उसके बाद हमको देखना है कि 56 के आसपास का काम क्या था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे आया, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा है वो कैसे हुआ, उससे पहले कौन कौन से आंदोलन हुए, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, ठीक। उसके बाद हमको देखना है, क्योंकि 17 साल जो पीएम रह रहे हैं वो कौन है? नेहरू जी है, और नेहरू जी समाजवादी है। कौन है? समाजवादी है। और समाजवादी का मतलब ये हुआ कि संसाधनों पर अधिकार किसका होना चाहिए? राज्य का। इसका मतलब ज़्यादा जिसके पास है उससे छीनो और जिसके पास नहीं है उसको दे दो। इसलिए देश में एक नया दौर चलेगा जिसको आप चकबंदी और हदबंदी कानून कहोगे। अगर आरएस का एग्ज़ाम देना है और आईएएस का देना है तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये हदबंदी और चकबंदी क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनका दायरा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। और फिर क्या हुआ कि भारतीयों को बड़ा भय लगता है कि अंग्रेजी कंपनी आई थी, व्यापारी के वेश में आई, और धीरे धीरे इसने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। अब हम विदेशी कंपनियों को भारत आने ही नहीं देंगे, ना तो हम विदेश जाएंगे ना ही विदेशों को भारत आने देंगे। तो क्योंकि जो कर का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कठोर बना दिया गया, तो अब होगा कि अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। ये आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या होगा? बंद हो जाएगी ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो 1990 तक आते आते स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, वो आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और उसके बाद में एलपीजी मॉडल आता है, वो मॉडल भी आपको पढ़ना है, ठीक। और इसी ड्यूरेशन में जब भारत पहले 1962 के आसपास में सिंधु जल समझौता होता है, शिमला सम्मेलन होता है, ताशकंद सम्मेलन होता है, ये सारे सम्मेलन भी पढ़ने हैं, पंचशील वगैरह ये भी पढ़ने हैं, ठीक। और पहला मंत्रिमंडल पढ़ना है, अंतरिम सरकार का पहला मंत्रिमंडल। जब कश्मीर गड़बड़ कर रहा था तो माउंटबेटन को लगा कि भारतीय थोड़े दुखी है, तो माउंटबेटन कह रहे थे ना कि आपको अगर ज़्यादा टेंशन है तो कुछ दिन हम और रुक जाते हैं। तो पटेल ने कहा नहीं आप तो जाइए। इस प्रकार से एक भारत की क्रोनोलॉजी या मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आपके सामने आती है। तो अब आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए, सारा मैं लिखाऊंगी आपको, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अब ये सिर्फ चर्चा बोलना नहीं है, अब ये सिर्फ चर्चा हुई है तो इसकी डिटेल क्या हो सकती है अंदाज़ा लगा लीजिए, है ना। और ये डिटेल अगर हो जाएगी तो सवाल गलत नहीं होंगे। आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो धैर्य और संतुलन बना के रखा था वो घटना चक्र में आपको दिखाई देता है। मैंने कुछ पूछा है, मैंने कहा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने पढ़ा और आपने जो धैर्य और संतुलन बना के रखा वो घटना चक्र में आपको दिखाई देता है अब। और घटना चक्र क्या, कोई भी किताब लेके आ जाइए, सिलेबस यही होता है। और ये अगर चर्चा कर ली तो हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आईएएस का दो चाहे आरएस का दो, 80% के आसपास तो हो जाएगा। और 100% तो फिर कोई परम पुरुष ही हो सकता है जो बता दे कि इतने में से इतना आएगा। मेरिट भी नहीं जाती इतनी तो कभी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखिए आप। और जो बोल रही हूँ
और जो लिखा रही हूँ इसको आप कम से कम 15 बार पढ़िए, आधे सवाल तो यहीं से सही हो जाएंगे। सीधे सीक्वेंस पूछते हैं तो आपको यहीं से ठीक हो जाएंगे आपके। तो पहला पॉइंट लिखिए, पाठ्यक्रम पर चर्चा, सिलेबस डिस्कशन, पाठ्यक्रम पर चर्चा। ठीक। अरे कौन बोल रहा है पीछे, किसको दिक्कत हो रही है? बाहर जाना है तो पढ़िए। आरएस अधिकारियों को बाहर निकालते हुए मुझे भी तो डर लगता है ना। मैं ठहरी एक टीचर, आप इतने बड़े एसडीएम वगैरह पता नहीं कौन कौन हो, इसलिए थोड़ा शांति रखो। हाँ, अब लिखिए यूरोपियों का भारत आगमन, और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है आपको। यूरोपियों का भारत आगमन, यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक, यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक, अब इसमें लिखिए पुर्तगाली, यानी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली, पुर्तगीज, ऐसे लिख लीजिए, पुर्तगीज। डच, ये हॉलैंड के थे, आगे देखेंगे। डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तीसरी रैंक पर आ रहे हैं अंग्रेज, कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है आपको। अंग्रेज, डेनिस, और 5वें नंबर पर आ रहे हैं फ्रांसिस, और 6ठे पर आ रहे हैं स्वीडिश। ठीक है, ये सीक्वेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। पहले पुर्तगाली आ रहे हैं और लास्ट में आज तक यही पूछा गया कि अंतिम रूप से कौन आए, तो फ्रांसिस होता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर ये ऑप्शन में हो तो ये होगा। जनरली इसको ऑप्शन में दिया नहीं जाता है क्योंकि इनका ज़्यादा काम नहीं है। एक ही बस्ती बनी थी, अंग्रेज़ों को सौंप के चले गए इंडोनेशिया, इसलिए इनका ज़्यादा आता नहीं है। ठीक,